हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी लॉ का जो एग्ज़ाम पेपर हुआ था 2021 का, अभी हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। ओके, ये आपके नेक्स्ट एग्जाम में आपके काम आएंगे ये क्वेश्चन हो। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाई वॉज द कंपनीज एक्ट 2013 नीडेड। कंपनी अधिनियम 2013 की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि वर्ष 1991 में देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है और उदारीकरण, निजीकरण एवं भूमंडलीकरण की नई औद्योगिक नीतियों के कारण। ओके, कुछ कुछ जो नीतियाँ बनाई गई है। और जो पहले जो एक्ट था कंपनी अधिनियम का 1956 में, उसमें कुछ ना कुछ कमियां थी जिसके कारण इन सभी के एक्ट की जरूरत पड़ी। ठीक है, 2013 की। अब ये बोलता है हाउ मैनी सेक्शंस एंड शेड्यूल्स आर देयर इन द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी अधिनियम 2013 में कितनी धाराएं एवं अनुसूचियां है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। कंपनी अधिनियम में दोस्तों 470 धाराएं, ओके, 470 धाराएं और 7 अनुसूचियां है। ओके, यहाँ पे ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन बोलता है, यहाँ पे इंग्लिश, थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी इज इट्स लीगल एग्जिस्टेंस विच इज होली डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर, सो इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन नॉट अ नेचुरल पर्सन। ये किसने बोला है, किस स्कॉलर की स्टेटमेंट है? ये बोल रहा है निगमित व्यक्तित्व एवं मुख्य लक्षण उसका विधिक अस्तित्व है जो उसके सदस्यों से पूर्णतः भिन्न है। यह एक कृत्रिम व्यक्ति है, न कि प्राकृतिक व्यक्ति या मानव व्यक्ति। ये किस विद्वान ने बोला? ये ध्यान रखना, ये विद्वान बोला प्रोफेसर ग्रोबर ने। किसने? प्रोफेसर ग्रोबर ने इसकी डेफिनेशन दी है, ये याद कर लेना। कृत्रिम व्यक्ति है न कि प्राकृतिक व्यक्ति। ठीक है, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, न कि प्राकृतिक व्यक्ति, मानव व्यक्ति। ये प्रोफेसर ग्रोबर ने बोला है। ओके, अगला यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, व्हेन डिड द ब्रिटिश एम्परर एस्टेब्लिश द ईस्ट इंडिया कंपनी। भाई सिंपल सी बात है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश कंपनी आई थी, कब से स्थापना हुई थी? 1600 में। ठीक है, 1600 में यहाँ पे ब्रिटिश कंपनी ने एस्टेब्लिश करी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है, हाउ मैनी शेड्यूल आर देयर इन इट्स कंपनी एक्ट 2013। कंपनी अधिनियम 2013 में कितनी अनुसूचियां है? बिल्कुल अच्छे, आप तो कर ही सकते हो, बिल्कुल आसान अभी बताया। 7 शेड्यूल से 7 अनुसूचियां है। ठीक है, अध्याय 29 से याद कर लेना। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इनकॉर्पोरेट कंपनी। जो निगमन कंपनी की क्या विशेषता होती है? निगमन कंपनी की दोस्तों स्वतंत्र निगमन होती है, शाश्वत उत्तराधिकार, सीमित दायित्व। ओके, आगे बोल रहा है पृथक संपत्ति तथा निगमित अर्थव्यवस्था। ये सभी इसका आंसर हो जाएगा, याद कर लेना। सभी ये सभी निगमित कंपनी की विशेषता होती है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट। कौन से सेक्शन में यहाँ पे बताया गया है कि शाश्वत उत्तराधिकार प्राप्त किया जाता है? कौन से सेक्शन में? परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन प्राप्त किया जाता है। कौन सा सेक्शन है यहाँ पे? सेक्शन नंबर 9 है, याद कर लेना। सेक्शन नंबर 9 में किया जाता है सेक्शन नंबर। ठीक है, शाश्वत उत्तराधिकार। ओके, अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है, निगमन का सर्व प्रमुख लाभ यह है कि, निगमन का सर्व प्रमुख लाभ, ठीक है, यह भारत के में ये वाला जो है निगमन का सर्व प्रमुख लाभ यह है कि इसके पश्चात कंपनी का अस्तित्व अपने सदस्यों से पृथक हो जाता है। ठीक है, जो कंपनी है वो सेपरेट हो जाती है, अपने मेंबर से अलग हो जाती है। ये भारत में इस सिद्धांत को कौन से केस में, कौन से मामले में अपनाया गया? कौन से मामले में अपनाया गया बताओ भाई? इसका जो आंसर है मैं आपको बताता हूँ, कंडोली। क्या? कंडोली टी कंपनी। कंडोली टी कंपनी में माना गया है। ठीक है, इस सिद्धांत को ये याद कर लेना कौन सा सिद्धांत है। अगला बोल रहा है, विच स्टेटमेंट अबाउट द कंपनी इज करेक्ट। कंपनी के सदस्य संबंध में कौन सा कथन सही है? ओके, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है यहाँ पे। ये बोल रहा है, कंपनी इज अ लीगल पर्सन, सी हैज द एबिलिटी टू ओन एंड ट्रांसफर एनी प्रॉपर्टी। यह किसी भी संपत्ति को अंतरण कर सकती है। ठीक है, ट्रांसफर कर सकती है। अगर बोला, शेयर होल्डर्स आर नाइदर इंडिविजुअली नॉट जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। ओके, अंशधारक कंपनी की संपत्ति के न तो व्यक्तित्व रूप से और न ही संयुक्त रूप से स्वामी होते हैं। देखो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा, सभी इसके कथन सही है। ओके, अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, इन विच केस, कौन से केस में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने स्पष्ट किया है, ठीक है,
हाउस ऑफ लॉज ने स्पष्ट किया है कि कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी एक टायर कंपनी है, एक शत्रु कंपनी थी, क्योंकि इसका वास्तविक नियंत्रण विदेशी शत्रुओं के हाथों में था। ठीक है, कौन सा केस था बताओ भाई, कौन सा केस था यहाँ पर बता सकते हो आप? यहाँ पे जो केस था यहाँ पे बताओ। तो इसका जो केस मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका केस बी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, डैमलर का जो केस था ये था। टायर यहाँ पे लिखा भी हुआ है टायर कंपनी, तो टायर वाला स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, डैमलर वाला टायर हो जाएगा। अगला यार भी इंपॉर्टेंट है, इंसर दिनसा मैकेंजी वाला है जो केस है, ये किससे संबंधित है? कर दायित्व से बचना। ठीक है, कर टैक्स लाइबिलिटी से बचना होता है, इसका उससे संबंधित है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है, इन विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द ड्राफ्ट्स ऑफ मेमोरेंडम कौन सी धारा में है? ड्राफ्ट और ठीक है, मेमोरेंडम यहाँ पे बोल रहा है कौन सी धारा में बताया गया है? प्रारूप विहित ज्ञापन के प्रारूप किस में बताया गया है? धारा 4(6) में बताया गया है, 4(6) में बताया गया है। ओके, अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है, ये रुक जाओ इस सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो आपके नेक्स्ट एग्जाम में भी आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। आर्टिकल्स हैव बीन डिफाइंड, आर्टिकल जो अनुच्छेद है वो कंपनी के कौन सी धारा में डिफाइन किया गया? आर्टिकल जो अनुच्छेद है, बताओ दोस्तों, अनुच्छेद सेक्शन 25 में, कितने 25 में डिफाइन किया गया। ओके, अगला बोला थ्योरी ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत सर्वप्रथम कौन से केस में किया गया? आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत बताओ भाई, आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? रॉयल ब्रिटिश बैंक, इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर है। ओके, रॉयल ब्रिटिश बैंक। अगला बोल रहा है आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत के कौन से अपवाद है? व्हाट आर द एक्सेप्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट, क्या है इसके अपवाद? अपवाद है इसकी जालसाजी, अनियमितता की शंका अथवा जानकारी। ठीक है, सस्पिशियस ऑफ फोर्जरी, इरेगुलरिटी ऑफ और इंफॉर्मेशन। ओके, अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, इन विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द डेफिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस की विवरण पत्रिका की जो परिभाषा है वो कौन सी धारा में दी गई है? विवरण पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है, विवरण पत्रिका बताओ जल्दी कौन सी धारा में दी गई है? यहाँ पे धारा 270 में, कौन से 270 में दी गई है विवरण पत्रिका की। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आप कंपनी एक्ट में थोड़ा ज़्यादा नंबर ला सकते, 5 से 10 नंबर आपके मैं बताता हूँ। डेफिनेशन वाला है सेक्शन 2 की जितनी भी डेफिनेशन उनको याद कर लो, 5 से 10 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं इतने आते हैं, आपके नंबर हो जाएंगे 5 से 10 नंबर, ध्यान रखना। ठीक है, चाहे कितने सारी डेफिनेशन आ रही है। इन विच सेक्शन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 द डेफिनेशन ऑफ शेयर हैज बीन, जो अंश के जो परिभाषा दी गई है, अंश की परिभाषा दोस्तों, अंश की परिभाषा कौन सी धारा में दी गई है? 284 में, 284 में दी गई है, 284 में। ओके, अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हैज क्लियरली हेल्ड द कंपनी डज नॉट हैव द राइट सिटीजनशिप फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये बोल रहा है किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 19 के प्रयोजनों के लिए नागरिकता का अधिकार प्राप्त नहीं है, या न ही वह इस अनुच्छेद के अधीन मौलिक अधिकार के परिवर्तन के लिए याचिका ला सकता है। ये बोला कोई कंपनी बार बार में कोई याचिका नहीं ला सकती है, उसको सिटीजन के लिए वो जो है उसको इनकम टैक्स देना पड़ता है, तो वो सिटीजन है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये अगला बोल रहा है, ये जो है इनकम टैक्स से रिलेटेड है। स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कंपनी थी उस पर इनकम टैक्स का वो बार बार बोलते हैं कि तुम इनकम टैक्स दो, इनकम टैक्स दो, ये बोल रहे नहीं हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। तो इस तरीके से केस चला था वहाँ पे, तो सुप्रीम कोर्ट में, तो इस तरीके से इनकम टैक्स वाला केस है। ओके, याद करना। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ मैनी मेंबर्स कैन देयर बी इन अ सिंगल कंपनी, सिंगल कंपनी में कितने सदस्य होते हैं? एकल कंपनी, एक होती है एकल कंपनी, एक होती है निजी कंपनी, एक होती है सरकारी कंपनी। ओके, एकल कंपनी में कितने सदस्य होते हैं? एक सदस्य होते हैं, कितने? 1 मेंबर। ओके, अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 हाउ मैनी डायरेक्टर्स, प्राइवेट कंपनी में कितने डायरेक्टर्स आप नियुक्त कर सकते हो? प्राइवेट कंपनी में दोस्तों
प्राइवेट कंपनी में जो दो निदेशक, ठीक है, दो निदेशक ओनली टू डायरेक्टर कर सकते हो। अगला बोल रहा है व्हाट इज द डिफाइंड द सेक्शन 245। 245 जो में क्या डिफाइन किया गया है? 245 में 5 में सरकारी कंपनी, ध्यान, धारा 245 में सरकारी कंपनी को डिफाइन किया गया है, गवर्नमेंट कंपनी को, ये याद कर लेना, गवर्नमेंट कंपनी को। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2030 मेमोरेंडम इज डिफाइंड। ओके, कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत ज्ञापन मेमोरेंडम को परिभाषित किया गया है? मेमोरेंडम, ठीक है, मेमोरेंडम को 256 में, ये याद कर लेना, 256 में मेमोरेंडम को परिभाषित किया गया। अगला ये बोल रहा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द चार्टर ऑफ अ कंपनी। जो मेमोरेंडम होता है कंपनी का चार्टर होता है, ठीक है भाई। तो ये जो है ये कहाँ पे बताया गया है? पार्षद सीमा नियम एक कंपनी का चार्टर होता है। यह कहाँ, किसने बताया? ये पामर ने, किसने? पामर, ठीक है। अगला बोल रहा है डिबेंचर इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनीज ये क्या लिखा है? कैरेक्टर, ठीक है। ऋण पत्र कंपनी का सील युक्त एक ऐसा लिखित जो कंपनी के ऋण होने का स्वीकृति कंपनी द्वारा उसके ऋणदाता को दिया जाता है, ठीक है। ऋण जो पत्र होता है कंपनी का सील युक्त एक लिखित होता है, सील युक्त होता है, वो लिखित होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये किसने बताया? ठीक है, सील युक्त लिखित होता है, बताओ भाई, ये वाला किसने बताया? ये भी पामर का हो जाएगा, ठीक है, पामर। ऋण पत्र कंपनी का सील युक्त पामर ने बताया। किसने बताया? पामर ने बताया। ओके, इससे पहले कुछ क्वेश्चन थे, रुक जाओ। ये वाला लोड वाला जाएगा, लोड कैनियन, इसका गलती हो गया था, मेमोरेंडम, सॉरी। ये 23वें नंबर का कुछ बोलेंगे, गलती हो रही है, गलती हो रही है। पार्षद सीमा नियम का वो था, वो लोड कैनियन था, ठीक है, कैनियस था, इसका पामर इसका हो जाएगा, ठीक है, 24वें का। अगला बोल रहा है इन विच सेक्शन 2013 अंश तथा ऋण पत्रों के अंतरण संबंधित, ठीक है, अंश और ऋण पत्रों के जो संबंध बताए गए कौन सी धारा में बताया गया? बताओ, धारा 56 में बताया गया। कौन सी धारा में? धारा 56 में बताया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं अभी हम। अगला क्वेश्चन बोलता है कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अंश पूंजी के कितने प्रकार हो सकते हैं? व्हाट कैन बी द टाइप ऑफ द शेयर कैपिटल अंडर द कंपनीज एक्ट। शेयर कैपिटल, कंपनी, सभी इसके आंसर हो जाएंगे, सभी, ठीक है, ऑल सभी इसके पूंजी के प्रकार है, ठीक है, अंश पूंजी के प्रकार है। अगला बोल रहा है विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोहिबिट्स कंपनीज फ्रॉम डिडक्टिंग देयर शेयर्स। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा कंपनी को अपने अंशों पर कटौती करने से प्रतिबंधित करती है? कौन सी धारा करती है अपने अंशों पर? बताओ भाई, कौन सी धारा करती है? धारा 53। क्या इसका आंसर हो जाएगा? धारा 53 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है विच सेक्शन स्टेट्स दैट कंपनी शैल कीप द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एक्ट। भाई कौन सी धारा कहती है कि जो कंपनी के जो सदस्यों के जो रजिस्टर होते हैं उसको सही तरीके से रखेगी, ठीक है। कौन सी धारा में बताया गया है? धारा नंबर मैं आपको बताऊँ, धारा नंबर 88 इसका आंसर हो जाएगा, 88, धारा 88 इसका आंसर हो जाएगा। अगला बोल रहा है इन विच सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 अ डायरेक्टर हैज़ बीन डिफाइंड। कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में निदेशक को परिभाषित किया गया है? डायरेक्टर को। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे 234 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 234 20 का आंसर हो जाएगा, 234 का आंसर हो जाएगा। ओके, डायरेक्टर वाले भी आएंगे, डायरेक्टर वाले बहुत आते हैं। ये बोला अ डायरेक्टर इज अ पर्सन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु आर, ये थोड़ा दिखाई दे रहा थोड़ा सा वर्क हिंदी पढ़, थोड़ा, निदेशक उन व्यक्तियों के समूह में से एक व्यक्ति है जिन्हें निगमित उद्यम में संपूर्ण निदेशक का कार्य सौंपा जाता है। ये किसने बताया? ये वेबस्टर, ठीक है, वेबस्टर शब्दकोश में, वेबस्टर ग्लोसरी में बताया गया। ओके, अगला क्वेश्चन बोलता है सेक्शन 164 में क्या बताया गया है? ठीक है, धारा 164 क्या बताती है कंपनी अधिनियम की? धारा 164 निदेशकों की अयोग्यता बताती है। क्या बताती है? निदेशक की क्या बताती है? निदेशक की अयोग्यताओं को बताती है, धारा 164, ठीक है, निदेशक की अयोग्यताओं को बताती है।
अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है आय कर के प्रयोजन के लिए निदेशक की स्थिति अभिकर्ता के समान होगी या कंपनी के प्रमुख अधिकारी की तरह। ये कौन सी उसमें बताया गया है? ये दोस्तों श्याम सुंदर वाले में बताया गया, श्याम सुंदर जालान में बताया गया है। ओके, ये वाला क्वेश्चन। अगला बोल रहा है व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निदेशकों के कौन से दायित्व है? ठीक है, कंपनी अधिनियम 2013 के निदेशक के कौन कौन, सभी इसका दायित्व हो जाएगा, सभी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 मेंबर इज डिफाइंड इन रिलेशन टू अ कंपनी। कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत कंपनी के संबंध में सदस्य को परिभाषित किया गया है? ठीक है, मेंबर को डिफाइन किया गया है कौन सी धारा में? यहाँ पे कौन सी धारा मेंबर को डिफाइन किया गया है दोस्तों? इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, बताओ जल्दी से, कौन सी धारा में किया गया है? मेंबर को डिफाइन किया गया है यहाँ पे, बताओ। इसका आंसर आपको खुद में उस पर देना है। ठीक है, मैं आपको इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपने इसका आंसर करा है या नहीं करा है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन, इन दोनों में से कौन सी धारा में डिफाइन किया गया। अगला बहुत बड़े बड़े यहाँ पे आ रखे, पढ़ लेना। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में कहा है कि निदेशक पर सदस्यों द्वारा नियंत्रण रखे जाने का एक प्रभावी तरीका यह है कि सदस्य कंपनी के अनुच्छेदों में संशोधन करके भविष्य के लिए निदेशकों की अधिकार शक्ति को सीमित कर दे। ठीक है, ये किस पे बताया गया है? ये दोस्तों बताओ, भारतीय जीवन बीमा बनाम, ठीक है, इस कोर्ट में। ठीक है, ये उसके कंपनी में था। अगला बोल रहा है बिल्कुल आसान है, कंपनी 2013 की धारा में निदेशक बोर्ड की गणपूर्ति के संबंध में प्रावधान किया गया है। निदेशक बोर्ड की जो प्रावधान किया गया है 174 में, धारा 174 174 सेक्शन में बताया गया है। ओके, अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में कंपनी के निदेशकों के पारिश्रमिक के संबंध में उपबंध दिए गए हैं? पारिश्रमिक, कंपनी के पारिश्रमिक जो प्रोविजन दिए गए हैं, ठीक है, कौन सी में किए दिए गए हैं? अगला बोल रहा है ये जो धारा कौन सी में दिए गए? पारिश्रमिक 197 में, धारा 197 याद कर लेना। ओके, अगला यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित होके कारोबार करते हैं या विचार विमर्श करते हैं, चर्चा करते हैं, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? व्हेन टू और मोर पर्सन्स गैदर एट अ प्लेस टू डिस्कस द लॉफुल बिजनेस डीलिंग विद देयर म्यूचुअल इंटरेस्ट। ठीक है, इसको क्या बोले? सभा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सभा बोलते हैं। ओके, अगला बोल रहा है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मीटिंग्स इन द कंपनीज। कंपनी अधिनियम 2013 में सभाओं के कौन कौन से प्रकार है? सभाओं के कौन कौन से प्रकार हैं दोस्तों? ये सभी इनके प्रकार हो जाएंगे। ठीक है, सभी ये प्रकार हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों हम क्वेश्चन बोलते हैं न्यायालय ने किस मामले में निर्णित किया है कि यदि किसी कंपनी का लेखा पुस्तकें जांच पड़ताल के पुलिस ने जब्त कर ली हो, जिसकी वजह से कंपनी के निदेशक वार्षिक साधारण सभा आयोजित करने में असमर्थ है, तो यह इससे तो कंपनी साधारण सभा न बुलाने के लिए दोषी नहीं मानी जाएगी। भाई देखो, कभी कभी पुलिस क्या करती है, कंपनी जांच पड़ताल में उनके जो लेखा जोखे जो भी सामान होते हैं वे कर लेती है, अपने कब्जे में कर लेती है, जिससे कि मीटिंग नहीं हो पाती, तो उसके लिए डायरेक्टर को दोषी नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये जो कौन से केस में बोला गया है दोस्तों, ये कौन सा केस है जो बोला गया है? इसका जो आंसर है इनरी एशिया जो केस है उसमें बोला गया है। इन जो ब्लू कलर का टिक है इस पर मत जाना, ये गलत टिक लगा रखे किसी ने। ठीक है, जो जिसका पेपर लिया है आंसर सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन आपको देखता हूँ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे बोला है कंपनी के संबंध में सारभूत सिद्धांत किस में बोला गया? सारभूत सिद्धांत फोर्स बनाम हार्वाटल में। ठीक है, फोर्स बनाम हार्वाटल में। ठीक है, इस प्रकार के दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपको आंसर मैंने बताया है ये बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आए होंगे। इनको याद करना है। ठीक है, और कैसे याद करना है इसको मैं बताता हूँ कि आप डेफिनेशन को करो याद, अच्छे तरीके से पढ़ो, हर चैप्टर को अच्छे तरीके से कवर करो। अगर आपको ये PDF आपको चाहिए, आप मेरे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल लो हिंदी बाबा को सर्च मारो, वहाँ पर आप हाय लिखो, मुझे चाहिए ये। ठीक है,